प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल, और हमने ये बताया था कि किस प्रकार से जो हमारा नॉन रोटेटर है उसमें दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी स्थिर नहीं रहती है, और उससे हमारा किस प्रकार से चेंजेज ऊर्जा में और आवृत्ति में आता है, और उससे हमारे डी और बी की वैल्यू किस प्रकार से चेंज होती है। और मैं ये कहूँ कि जो डी और वी की वैल्यू है वो जे के लोअर मानों पर तो बिल्कुल हमारी समान रहती है, परंतु उच्च मानों पर, जे के उच्च मानों पर ये हम समान नहीं रहती है। अब हम यहाँ पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे, और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम किस प्रकार से बनते हैं और इनसे किस प्रकार की कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो मैं कहूँ कि किसी भी अणु में कंपन की स्वतंत्रता की कोटि का मान घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि से अधिक होता है, और साथ ही ये कहूँ कि कंपन ऊर्जा का मान भी घूर्णन ऊर्जा से अधिक होता है, जिसको हम पीछे वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं कि जो कंपन घूर्णन ऊर्जा है वो हमारी होनी चाहिए 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जो घूर्णन ऊर्जा है वो हमारी है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः एक अणु एक ही इलेक्ट्रॉनीय स्तर में स्थित कंपन स्तरों में संक्रमण करने के लिए 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, क्योंकि जो कंपन स्पेक्ट्रम है वो कभी भी शुद्ध नहीं होते, अर्थात इनमें कंपन के साथ साथ घूर्णन भी होता है, और इसलिए इसको हम शुद्ध कंपन घूर्णन नहीं कह सकते, और इन्हें हम उस स्थिति में कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम कहेंगे। कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण हेतु जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा अवरक्त क्षेत्र में अवशोषित होती है, इसलिए इसे कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। अब अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी का से मतलब क्या तात्पर्य है और इसके जो रेंज है वो हमारी क्या होगी। तो मैं ये कहूँ कि किसी भी अणु में जब एक साथ कंपन ऊर्जाओं और घूर्णन ऊर्जाओं में संक्रमण होता है तो उससे कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, और इन संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में होता है, और ये अवरक्त क्षेत्र की जो रेंज है वो हमारी है 0.8 माइक्रो से 200 माइक्रो, और 1 माइक्रो इज इक्वल टू होता है हमारा 10⁻³ Nm, और मैं कहूँ कि बराबर हमारा 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है, और यही क्षेत्र हमारा अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, या मैं कह दूँ कि इस क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन के लिए हम 3 भाग में बांट सकते हैं। वो है हमारा निकट अवरक्त क्षेत्र, सामान्य अवरक्त क्षेत्र और सुदूर अवरक्त क्षेत्र, जिसको हम फार रीजन कहते हैं। हमारा जो निकट अवरक्त क्षेत्र है उसमें वेवलेंथ हमारी 0.8 माइक्रो से 2.5 माइक्रो तक होती है, और इसमें जो ऊर्जा होती है वो हमारी 37 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल है, और इसकी जो तरंग संख्या है वो हमारी 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स है।
जबकि हमारे ऑर्डिनरी या सामान्य अवरक्त क्षेत्र में जो हमारी वेवलेंथ है उसकी रेंज 2.5 माइक्रो से 15 माइक्रो तक होती है। और इसमें जो ऊर्जा है वो हमारी 10 से 1 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। और इसमें जो तरंग संख्या है वो हमारा 4000 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। जबकि सुदूर क्षेत्र में जो वेवलेंथ की रेंज है वो है हमारी 15 से 200 माइक्रो। और इसमें जो ऊर्जा होती है वो हमारी 1 से 0.1 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। और तरंग संख्या का जो मान होता है हमारा 666 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ये हमारे इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन के लिए हमारे होते हैं, क्या नाम है, क्षेत्र होते हैं। IR स्पेक्ट्रा को तरंग दैर्ध्य के स्थान पर तरंग आवृत्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और इसी का अधिक प्रचलन है क्योंकि ऊर्जा का आवृत्ति से सीधा संबंध होता है। और वो हमारी होती है कि E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। जबकि हमारी ये लैम्डा जो हमारे तरंग दैर्ध्य है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ या E इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। चूँकि IR स्पेक्ट्रम में किसी बैंड आवृत्ति को तरंग संख्या, जिसको हम न्यू बार कहते हैं, की इकाई में प्रदर्शित किया जाता है और किसी अवशोषण बैंड की तरंग दैर्ध्य व तरंग संख्या एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। और उसमें संबंध होता है हमारा न्यू बार इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴/λ। यहाँ पे 1 माइक्रो इज इक्वल टू, मैंने पहले बता चुका है, होता है हमारा 10⁻³ mm या 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अतः कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम हेतु सामान्य क्षेत्र, या जो हमारे 3 क्षेत्र बताए थे, इसमें से जो सबसे सुटेबल होता है वो हमारा सामान्य क्षेत्र होता है, अर्थात जिसको हम कहते हैं कि 2.5 माइक्रो से 15 माइक्रो। और इसमें जो तरंग संख्या है वो हमारी 4000 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। वो सबसे अधिक उपयोगी होता है क्योंकि ज़्यादातर कार्बनिक यौगिक इसी क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। और कोई यौगिक अवरक्त स्पेक्ट्रम दर्शाने के लिए भी हमारी कुछ शर्तें हैं इसके लिए, तो वो शर्तों का भी पालन करना चाहिए। और वो शर्त हमारी इस प्रकार से हैं। पहली शर्त हमारी ये है कि अणुओं के कंपन की आवृत्ति उससे टकराने वाले विकिरणों की आवृत्ति के समान होनी चाहिए। अर्थात मैं कहूँ कि न्यू कंपन इज इक्वल टू होना चाहिए न्यू विकिरण, इन दोनों की आवृत्ति क्या है, होनी सेम होनी चाहिए। दूसरी हमारी जो इसकी शर्त है वह है कि अणुओं में कंपन होने से अणु के द्विध्रुव आघूर्ण के मान में अंतर आना चाहिए, परंतु ये तभी संभव है जब अणु में कुछ स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है तो वो फिर हमारे अवरक्त क्षेत्र में स्पेक्ट्रम शो नहीं करते। जैसे मैं कहूँ कि H2, N2, CO2 या O2 जैसे अणु अध्रुवीय अणु हैं और ये IR स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। और जबकि हमारी इस अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए शर्त यह है कि उनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, या मैं कह दूँ उनके आघूर्ण में अंतर होना चाहिए। अब हम इसी जो क्षेत्र जिसको हमने 3 भागों में बांटा गया है, निकट अवरक्त क्षेत्र, सामान्य अवरक्त क्षेत्र और सुदूर अवरक्त क्षेत्र, इसमें एक हमारा कॉमन टर्म है फिंगर प्रिंट रीजन, या आप कह दो अंगुली छाप क्षेत्र। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, तो मैं ये कहूँ कि IR स्पेक्ट्रम के लिए सामान्यतया जो हमारा सामान्य क्षेत्र है, या मैं कह दूँ इसको मैंने रेंज बताई थी आपको 2.5 से 15 वाली, ये ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि इस क्षेत्र में जो
तरंग संख्या है वो 4000 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स आवृत्ति तक की होती है और इस पर अवशोषण बैंड प्रदर्शित होती है। इसमें से जो 4000 से 1430 सेंटीमीटर इनवर्स तक के क्षेत्र में ये अवशोषण बैंड आती हैं, जो कि विभिन्न क्रियात्मक समूहों को प्रदर्शित करती हैं। अतः इस क्षेत्र जो IR स्पेक्ट्रम के इस क्षेत्र को हम क्रियात्मक समूह क्षेत्र भी कहते हैं। इसके विपरीत यदि मैं क्या कहूँ कि 1400 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में अणु में होने वाले जटिल कंपनों के कारण काफ़ी अधिक संख्या में अवशोषण बैंड प्रदर्शित होते हैं। अतः इस क्षेत्र में भी, या मैं कह दूँ इस क्षेत्र में भी 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स तक के क्षेत्र में अणु की जटिल कंपनों के कारण बहुत सारे अवशोषण बैंड प्रदर्शित होंगे और किन्हीं दो यौगिकों के लिए इस क्षेत्र में अवशोषण बैंड भी भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत अधिक समानता रखने वाले यौगिक भी या मैं कहूँ जिनको जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी जुड़वा यौगिक हैं, उनके भी IR स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड की तीव्रता एवं आवृत्ति में अंतर होता है, अर्थात भिन्न भिन्न अवशोषण बैंड प्रदर्शित होते हैं। इसी कारण से इस क्षेत्र को अंगुली छाप क्षेत्र कहते हैं।